सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो जैसा मैंने आपको बोला था, अगली क्लास हमारी होगी वीकली रिवीजन की क्लास। एक सेकंड रुकिए, वॉइस थोड़ी ऊपर कर दूं मैं। हाँ, अब ठीक है। तो पूरा हफ्ता जो हमने दोस्तों करंट अफेयर्स पढ़े, उसका दोस्तों आज है वीकली रिवीजन का टाइम। तो कुछ मैंने उसकी झलकियां मैंने ऊपर ही रख दी कि जैसे इस हफ्ते क्या हुआ बड़ा। यूआईडीआई को नया सीईओ मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। सौरभ विजय बने हैं। प्रधानमंत्री मोदी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मेडल दिया। क्या नाम है मेडल का? एग्रीकोला मेडल। 2026 G7 शिखर सम्मेलन में भारत को इनवाइट किया। कहां पर होना है ये? फ्रांस में। भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान में शामिल हुआ कौन सा देश? स्वीडन हेल्प करेगा। भारत की पहली चालक रहित मैन ड्राइवरलेस ट्रेन, हवाई ट्रेन दिल्ली हवाई अड्डे पर। और 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार मेजर अभिलाषा बराक। ये कुछ झलकियां हैं। बाकी ये पूरा का पूरा हफ्ता दोस्तों क्या हुआ, वो टॉप एमसीक्यूज हम दोस्तों इस क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों क्लास हमारी ऐसे ही चलती है, संडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे को छुट्टी रहती है, पिछली बार भी सैटरडे को छुट्टी थी, इस बार भी छुट्टी थी। संडे को आपका भाई लेकर आया दोस्तों वीकली रिवीजन की क्लास। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हर सवाल पर दोस्तों 3 से 4 सेकंड में दूंगा। 3 से 4 सेकंड क्यों? क्योंकि इन चीजों को क्लास में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज तो आपका अपना टेस्ट होना चाहिए कि भैया मेरे कितना याद है। अगर आप मेरी क्लास में डेली आ रहे हैं तो दोस्तों पूरे 6 बजे रोज 6 बजे के अराउंड दोस्तों आपको ये वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई मिल जाती है। तो पहले दिन मैं करवाता हूं थ्योरी। जो भी करंट अफेयर्स आएगा, खबर आएगी, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगले दिन उस खबर को पढ़ेंगे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में। और अब तीसरी बार उसको कर रहे हैं हम वीकली फॉर्मेट में। इसके बाद दोस्तों आज 31 तारीख हो चुकी है। कल या परसों में हम दोस्तों करेंगे मंथली रिवीजन, मतलब कि चौथी बार। 4 बार कैसे याद नहीं होगा? हम तो करंट अफेयर के पप्पा को भी याद करवा देंगे, है कि नहीं? बस क्लास में आना है, आपको मजा आएगा। शुरू करते हैं दोस्तों क्लास। पीडीएफ कहां मिलेगी? सबसे पहला सवाल सर, ये रहा टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज। यहां आपको मिल जाती है दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ। 7 बजे के करीब जाकर देखना, पीडीएफ आपको पड़ी हुई मिलेगी। शुरू करता हूं क्लास। अपने आप को टेस्ट करना, जिसको नहीं आता, जो पहली बार क्लास में आया, कोई बात नहीं। अब देखो, चलिए पहला तो भैया, प्रधानमंत्री मोदी को एफएओ द्वारा कौन सा मेडल प्रदान किया गया? तो मोदी जी गए हुए थे इटली दोस्तों भाभी जी से मिलने। तो मेलो जी आपको याद होगा, बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। तो भैया मोदी जी को वहां पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वालों ने कौन सा पुरस्कार दिया? मोदी जी को दिया इन्होंने एग्रीकोला मेडल। ये मेडल उसके दिया जाता है जिसने खेती बाड़ी के लिए कुछ किया हो, जिसने अपने देश में खेती बाड़ी में कुछ बढ़िया किया हो। जैसे हमारे यहां तो किसान सम्मान निधि जैसी योजना चलती है, 6,000 रुपए हर किसान को मिलते हैं इन योजनाओं के लिए। तो भैया थ्योरी भी है इसके अंदर, पहले मैं बता दूं आपको, थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे। जो सवाल है जवाब है, बेसिक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बच्चा पहली बार आया है उसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, उसे मेरा सजेशन रहेगा कि पीडीएफ से थ्योरी खुद पढ़ना। क्योंकि आज की क्लास अगर मैं 3 घंटे की कर दूं ना, तुम देखोगे ना मैं बैठ पाऊंगा। वीकली रिवीजन की क्लास कौन लगाता है 3 घंटे की, है ना? चलिए, हेडक्वार्टर कहां पर है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का? फटाफट 3 सेकंड में जवाब। तो दोस्तों राजधानी इटली की रोम में है दोस्तों। और एफएओ के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं? एफएओ के डायरेक्टर जनरल कौन हो जाते हैं? और टेंशन मत लो, जिन्होंने जवाब दिए थे पिछली क्लास में, मैंने क्वेश्चन पूछा था खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का, वो जब हम रेगुलर करंट अफेयर करेंगे कल, उसमें पूछूंगा मैं, उसमें दिखाऊंगा। ये तो वीकली वाली है। इसका जवाब हो जाता है भैया कूडोंग्यू बने हैं। तो दोस्तों ये रहा एग्रीकोला मेडल। जैसे मैंने बोला, थ्योरी एक बार अपने आप रीड करेंगे। मेजर चीज है, जो मोटी चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से किन 2 भारतीय मूल के सार्वजनिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक यानी कि पब्लिक हेल्थ साइंटिस्टों को सम्मानित किया गया है? तो जैसे हमारा भारत रत्न, वैसे ही साउथ अफ्रीका का भारत रत्न कौन से 2 भारतीय साइंटिस्टों को मिला है? चलिए, तो भैया ये मिला है सलीम अब्दुल करीम को और कीर्तन ढेडा को। तो भैया जैसे हमारे वाले को बोलते हैं भारत रत्न, साउथ अफ्रीका के भारत रत्न का क्या नाम है? सवाल आपके सामने कि भैया साउथ अफ्रीका के भारत रत्न यानी कि साउथ अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? चलिए, तो भैया इसका जवाब हो जाता है ऑर्डर ऑफ मपुनगुब्वे। ऑर्डर ऑफ मपुनगुब्वे। तो एक गोल्ड कैटेगरी होती है, एक सिल्वर कैटेगरी होती है। तो जो अब्दुल साहब है, इनको मिला है गोल्ड कैटेगरी में। इन्होंने एचआईवी एड्स और कोविड-19 पर काम किया था। जो कीर्तन ढेडा भाई साहब है, इनको मिला है सिल्वर कैटेगरी में। इन्होंने हमारे जो रेस्पिरेटरी, हमारी जो लंग्स होती हैं, सांस लेने वाला, ट्यूबरकुलोसिस, इसके ऊपर काम किया था। नेक्स्ट,
प्रगति 2026 13 देशों का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में शुरू हुआ? इंडिया के समेत दोस्तों 12 बाहरले देश और एक इंडिया है दोस्तों। ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट में शुरू हुआ और पहाड़ियों पर आतंकवाद विरोधी एक्सरसाइज है, नाम है प्रगति। तो ये शुरू हुआ दोस्तों, जगह का नाम है उमरोई। कौन रोई? उमरोई। कहां पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही जरूरी, बहुत ही बड़ी। उमरोई 2026 प्रगति एक्सरसाइज हुई। नेक्स्ट चलिए, भारत ने साइबर सुरक्षा पर रक्षा समझौता किस देश के साथ किया? दोस्तों साइबर सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। एक दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो निकालता है विश्व की रिस्क की रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग भारत के लिए सबसे बड़ा रिस्क पता क्या था? साइबर सुरक्षा। इन्होंने बोला था कि भैया इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी। तो भैया हमने समझौता कर लिया उसके लिए साउथ कोरिया के साथ। किसके साथ समझौता करा हमने? हमने समझौता किया दोस्तों साउथ कोरिया के साथ समझौता किया। तो साउथ कोरिया हमें हेल्प करेगा साइबर सिक्योरिटी देने में। नेक्स्ट, वेनेजुएला ने माफी कानून के तहत 300 कैदियों को रिहा करने की घोषणा की। यह किस देश से संबंधित है? अबे अंग्रेजी में नहीं लिखा, हिंदी में वेनेजुएला लिख दिया। ये सवाल पूछना था कि किस देश ने 300 कैदियों को छोड़ने की योजना बनाई। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे वहां पर, जो सरकार के खिलाफ किसी ने अगर प्रोटेस्ट किया उसको जेल में डाल दिया था। तो 300 लोगों को छोड़ा है दोस्तों वेनेजुएला ने, 300 लोगों को। आपको पता है वेनेजुएला का राष्ट्रपति तो जेल में है, अमेरिका की निकोलस मदुरो, वहां पर अब कोई राष्ट्रपति नहीं है। तो अब वहां पर लोगों को छोड़ा है, 300 लोगों को छोड़ा है। एमनेस्टी क्या होता है? एमनेस्टी का मतलब होता है माफी। नेक्स्ट, उसी तरह हमने पढ़ा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नोबेल पीस शांति पुरस्कार जीतने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है। ये इस पर काम करती है कि दुनिया भर में कहीं पर भी मानव अधिकारों की उल्लंघना तो नहीं हो रही, ह्यूमन राइट्स वायलेशन तो नहीं हो रहे, उस पर काम करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, क्रिएटर मुआवजे के लिए इंडेक्स किसने लॉन्च किया? इंडेक्स क्या है दोस्तों? एक कंपनी है पैरेलल वेब सिस्टम, इसने लॉन्च किया है। पैरेलल वेब सिस्टम नाम की कंपनी है। ट्विटर जिसे अब एक्स कहते हैं उसके पूर्व सीईओ हुआ करते थे ये, तो उन्होंने खोली पैरेलल वेब सिस्टम, फिर उन्होंने बनाया इंडेक्स को। कौन है ये? ये है पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल ने बनाया। तो इसमें क्या था कि भैया जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो इंटरनेट पर डल गई। सोचो कोई अमेरिका में बैठा बंदा कोई एआई को हुक्म देता है कि तुम इस एक वीडियो एडिट कर दो, अपने हिसाब से इंटरनेट से वीडियोस उठा लेना। तो सोचो वो एआई मेरी वीडियो उठा के इस वीडियो की क्लिप अपनी वीडियो में इस्तेमाल करता है, मतलब कि मेरा कंटेंट अपने कंटेंट में इस्तेमाल करता है। तो ये जो इंडेक्स है ये मुझे मुआवजा देगा कि उस एआई ने मेरी क्लिप यूज करी, तो मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, क्रेडिट कह देते हैं आजकल जिसको हम। तो ध्यान रखेंगे इंडेक्स। आइए, भारत को 2026 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश में आमंत्रित किया गया? ये आपको थंबनेल पर पड़ा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों इस बार ध्यान रखेंगे 52nd G7 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। जगह का नाम है दोस्तों ईवियन, और ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है दोस्तों फ्रांस के अंदर। भारत के साथ साथ ब्राजील एक और देश है जिसे दोस्तों न्योता भेजा है। ना भारत ना ही ब्राजील, दोनों G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें इनवाइट किया है गेस्ट एज गेस्ट। कौन सा एडिशन है? हमने पढ़ लिया सर, 52nd एडिशन है। बिल्कुल, आइए, जैसे मैंने बोला ईवीएन। चलिए, G7 की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंटरेस्टिंग। हम जब करंट अफेयर्स करते हैं दोस्तों डेली बेसिस पर, तो हम स्टैटिक जीके भी उसमें कर लेते हैं। तो G7 की स्थापना कब हुई थी? कोशिश कीजिए। तो G7 की स्थापना हुई थी 1975 के अंदर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जो नहीं आते क्लास में, 1975 में सिर्फ 6 देश हुआ करते थे। 1976 में 7वां देश यानी कि कनाडा बना, और तब जाकर वो G7 बना। लेकिन ये अपना पहला शिखर सम्मेलन अभी भी 1975 को ही गिनते हैं, इसलिए स्थापना कब? 75 में ही। नेक्स्ट, G7 G8 कब बना? रशिया ऐड हो गया था दोस्तों। पहले जिसे यूएसएसआर कहते थे, सोवियत यूनियन, वो ऐड हुआ था तो 1997 में। नेक्स्ट, और रशिया को बाहर कब फेंका? तो रशिया ने क्या किया था, यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया। तुम्हें क्या लगता है रशिया ने, ये रशिया की जो गंदी नजर है यूक्रेन के ऊपर अभी 2022 से पड़ी है? नहीं, वो 2014 में भी यूक्रेन का एक हिस्सा हत्या चुका है। 8 सालों के बाद फिर से अटैक कर दिए 2022 में। देख लो 4 साल हो गए, अब तो कोई तूल भी नहीं दे रहा, युद्ध चला हुआ है कहने को वहां पर। तो 2014 में बाहर निकाल दिया। चलिए आइए,
अरे, भारत की कंपाउंड तीरंदाजी टीम के लिए मुख्य विदेशी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसे क्रिकेट में होता है वनडे, टी20, टेस्ट, तीरंदाजी में होता है कंपाउंड तीरंदाजी और होता है रिकर्व तीरंदाजी। तो कंपाउंड तीरंदाजी के हमारे कोच बने हैं भारतीय टीम के, जो एशियन गेम्स होने वाली है दोस्तों जापान में इस साल, वो बने हैं अमेरिका के, क्या नाम हो जाता है, डेव कजन्स। कौन है? अमेरिका के डेव कजन्स। नेक्स्ट चलिए, किसी के लिए को दोस्तों रिकर्व तीरंदाजी टीम का कोच बनाया गया है। किसी के लिए कहां से हैं? किसी के लिए भाई साहब कहां से हैं? चलिए, तो जैसे डेव कजन्स अमेरिका से कंपाउंड टीम के, किसी के लिए रिकर्व टीम के साउथ कोरिया से, ये बातों को रखेंगे हम खास ध्यान। आइए, तो इस बार एशियन गेम्स है, जैसे बताया मैंने आपको, एची और नगोया जगह है जापान में, 20वां एडिशन है। आओ, पहला इंडिया में हुआ था नई दिल्ली में। चलिए, रॉयल सोसाइटी का फेलो किसे चुना गया? अब ये सोसाइटीज कुछ ऐसी होती हैं, दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोसाइटी है, 1660 की बनी हुई, लंदन में है, तो उन्होंने इन भाई साहब को अपना मेंबर बना दिया। चलिए, जो बच्चे पुराने हैं, अच्छी रिवीजन हो रही है, तो बेटा कमेंट में जरूर छोड़ जाना कि सर मजा आया था, अच्छा लगा था, ताकि जो नए बच्चे उन्हें पता लग सके कि भैया ऐसे ही नहीं बोल रहा मास्टर। एक बार भैया लाइक जरूर कर दो अगर अच्छी रिवीजन हो रही हो तो भैया फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी बने हैं आई, जवाब अगला आ जाता है, अगला सवाल वही है, बने हैं भैया कौन? मनिंद्र अग्रवाल। मनिंद्र अग्रवाल किस आईआईटी के डायरेक्टर हैं? वो मेरे से मुंह से जवाब निकल वाला था। चलिए, आज तो फिर आईपीएल का मैच भी है, कल सुबह सुबह आपको आईपीएल भी करवा दूंगा, तो दोस्तों कल सुबह वीडियो सेक्शन चेक कर लेना, आईपीएल करेंगे हम दोस्तों 15 मिनट में, सब इंपॉर्टेंट चीजें। तो मनिंद्र अग्रवाल की बात की जाए तो बने हैं फेलो दोस्तों, ये कहां के डायरेक्टर हैं? ये हैं आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर मिस्टर मनिंद्र। कहां के बने हैं? रॉयल सोसाइटी, जो कि 1660 में बनी हुई है, हेडक्वार्टर्ड इन लंदन। बातों को रखेंगे ध्यान। नेक्स्ट, E30 पेट्रोल मानदंडों में E30 का क्या अर्थ है? अभी एनटीपीसी के पेपर हुए थे, जैसे आप में से कोई भी बच्चा एनटीपीसी, रेलवे, बैंक, एसएससी, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, सवाल करंट अफेयर सेम ही होते हैं। जैसे इस बार पूछा था कि E20 को मैंडेटरी, लाजमी कर दिया था किस तारीख से? 1 अप्रैल 26 से, ये पेपर में सवाल आ गया था एनटीपीसी यूजी के अंदर। तो भैया E30 में 30 क्या है? 30 मतलब होता है इथेनॉल। इथेनॉल का फुल फॉर्मूला C2H5OH, ये पेपर में आ जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी में भी आकर हटा है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ऐसे E20 मतलब 20% इथेनॉल, E40 40%, E50 50%, E10 10%। नेक्स्ट चलिए, आई ULPGM V3 नाम की मिसाइल का अंतिम विकास परीक्षण दोस्तों किस संगठन ने पूरा किया? दोस्तों ड्रोन से लॉन्च हो जाती है मिसाइल, 10 किलोमीटर तक मार कर सकती है, हवा से हवा में, हवा से धरती पे। मैं बच्चों को क्लास में वही बताता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर है ना, जो उसके बाद से आपको पता लग गया होगा कि आगे के आने वाले युद्ध, वो सनी देओल की तरह, सुनील शेट्टी की तरह कोई लड़ेगा नहीं बंदूक लेकर, वो मिसाइल और ड्रोन से ही होंगे। आप मिसाइल मारोगे, उनके फौजी मरेंगे, हम वो मिसाइल मारेंगे हमारे। यही तो हो रहा है। ईरान में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ? आप वहां गई सेना गई? कोई नहीं, वहां पर हवाई हमले हुए। तो भैया हम भी उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसे करा दोस्तों परीक्षण डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। ये देखिए, अरे क्या बात है। नेक्स्ट, तो भैया इसका जो ट्रायल किया वो किया कुरनूल के पास। इसका जो ट्रायल किया कुरनूल के पास। कहां पड़ता है ये कुरनूल? कहां पड़ता है ये कुरनूल? चलिए शाबाश, जवाब दीजिए। तो भैया ध्यान रखेंगे इस चीज को, कुरनूल कहां पड़ता है? कुरनूल पड़ता है आंध्र प्रदेश के अंदर। ULPGM V3 की फुल फॉर्म याद नहीं करनी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। अंग्रेजी में बात, हिंदी में बात करें तो मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लेकिन वो फुल फॉर्म अंग्रेजी में है, तो पेपर में भी ऐसे ही लिखा आएगा, अनमैन्ड, ऐसे लिख देगा पेपर वाला, अनमैन्ड। आपको पता है एग्जामिनर बहुत तेज होता है, ऐसे लिख देगा तो याद नहीं करना, ध्यान रखना, कुरनूल के पास आंध्र प्रदेश में इसकी टेस्टिंग हुई। नेक्स्ट चलिए, भारत के वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान में कौन सा देश शामिल हुआ? यह सवाल आपको थंबनेल पर मिल गया होगा। तो भैया कौन सा देश शामिल हुआ? तो ये हुआ भैया, थंबनेल पर है सवाल, ये स्वीडन शामिल हुआ। तो हम दोस्तों वीनस यानी कि शुक्र ग्रह पर अपना एक ऑर्बिटर मिशन भेज रहे हैं। ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है? ये वीनस है, हम बस चक्कर लगाएंगे उसके ऐसे गोल गोल, इसे कहा जाता है ऑर्बिट करना। धरती सूरज के चारों ओर कह रहा हूं, सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती है।
चंद्रमा धरती के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है। स्वीडन हमारे साथ मिला। स्वीडन क्या बनाएगा? स्वीडन एक चीज बनाएगा, विनीशियन न्यूट्रल एनालाइजर, ये बनाएगा स्वीडन हमारे लिए, हमारे वीनस मिशन के लिए। तो ध्यान रखेंगे। तो वीनस मिशन के लिए यानी कि शुक्रयान के लिए 2024 में हमारे कैबिनेट ने, हमारी सरकार ने कितने रुपये साइड में रखे कि भैया इतना पैसा है, ये हम वीनस पे लगाएंगे? बताइए, जवाब दीजिए। बेटा अगर डेली आ रहे हो ना क्लास में, ये आज आपने यूं उड़ा रहे होंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले इसको हम पढ़ते हैं थ्योरी के फॉर्मेट से कि भैया क्या खबर थी, फिर कल उसी में से मैं बनाकर लाता हूं आपके लिए एमसीक्यू। फिर वीकली रिवीजन में हम फिर से एमसीक्यू को दोस्तों दूसरी बार रिवाइज करेंगे, और अभी बस एक दो दिन बाद मंथली करवाऊंगा, उसी एमसीक्यू को हम दोस्तों तीसरी बार रिवाइज करेंगे। एक करंट अफेयर आप दोस्तों सिर्फ क्लास में आने से 4 बार पढ़ रहे हो, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन करंट अफेयर के बाप को भी करंट अफेयर याद करा देंगे। तो आपको बस क्लास में आना है, बाकी भाई की जिम्मेवारी। शुक्रयान के लिए दोस्तों कितना पैसा? 1236 करोड़ रुपया। और दोस्तों इसे हम दोस्तों और 500 किलोमीटर ये वो सो ठीक है। चलिए, भारत का वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्रयान किस वर्ष प्रक्षेपित होकर ग्रह पहुंचने वाला है? मतलब किस साल में हम लॉन्च करेंगे और किस साल में वो पहुंच जाएगा? करिए कोशिश, ज्यादा दूर नहीं है ना वीनस। चलिए, किस साल हम लॉन्च करेंगे और किस साल वो पहुंच जाएगा? ध्यान रखेंगे भैया, 2028 का हमने आइडिया रखा है कि 28 में छोड़कर 28 में पहुंच जाएगा, और भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट जिसे कहा जाता है बाहुबली रॉकेट, उसमें हम इसको भेजेंगे। बाहुबली रॉकेट का नाम क्या है? SLV Mark 3, इसे कहा जाता है दोस्तों बाहुबली रॉकेट। फिर थोड़ा सा स्टैटिक जी के था, वीनस के जो निकनेम्स हुआ करते थे, फिर हमारा सोलर सिस्टम क्या कहता है वो सभी, कौन सा प्लेनेट अपने लेट कर जाता है, बाकी ऐसे घूमता है, कोई ऐसे घूमता है, यूरेनस बिल्कुल लिट कर जाता है, ये सभी चीजें हमने क्लास में कर ली थी। नेक्स्ट, भारत ने एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी समझौता ज्ञापनों पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए? यानी कि हमें एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी में कौन साथ देगा? हमने पढ़ा था साइबर सिक्योरिटी में साउथ कोरिया, यहां पर कौन दे रहा है हमको क्वांटम टेक्नोलॉजी और एआई में? तो यहां हमारा साथ दे रहा है वियतनाम। ध्यान रखेंगे, यहां पर हमारा साथ दे रहा है भैया वियतनाम। चलिए नेक्स्ट, समुद्री गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की योजना किस कंपनी ने घोषित की? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार इंडिया में कोई प्राइवेट तौर पर मरीन गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मरीन गैस टरबाइन क्या होते हैं? जो हमारे जहाज हैं नेवी के, किश्तियां हैं, उनके अंदर जो इंजन लगते हैं, इंजन में लगता है टरबाइन। जैसे आप गाड़ी में मान लीजिए वो गोल गोल घूमता है जो, वैसा सा ही मान लो कुछ बड़ा सा टरबाइन। तो पहली बार प्राइवेट तौर पर बनाने वाला है, विशाखापट्टनम में बनाने वाला है कौन? भारत फोर्ज। ध्यान रखेंगे, भारत फोर्ज बनाने वाला है। इसके लिए इन्होंने, ये मैं जवाब बता दिया, विशाखापट्टनम में बनाने वाला है। इसके लिए इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता कर लिया, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है भैया टरबाइन। नेक्स्ट, आई, भारतीय नौसेना ने हाई पावर माइक्रोवेव प्रणाली के लिए बेंगलुरु स्थित किस कंपनी का चयन किया? अब जैसे हमारी नेवी की किश्तियां और जहाज होते हैं वो पानी में होते हैं, अब वहां पर कई बार क्या होता है, दुश्मन देश का ड्रोन आ जाता है निगरानी करने, देखने, कई बार हमला करने भी आ जाता है। तो हर बार हम मिसाइल क्यों यूज करें उसको उड़ाने के लिए? जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम तैयार नहीं थे, हमने मिसाइल्स यूज करी है। देखा था ना आपने, झुंड आता था ड्रोन्स का, लाल लाल लाइट आ रही थी जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात में, उस तरह से। तो इन्होंने बोला कि ये जो ड्रोन्स है ना, इनको अगर हम माइक्रोवेव मारे ना, वो फिर भी खराब हो जाता है। माइक्रोवेव जो आपके घर में माइक्रोवेव होता है वही वाला, लेकिन ज्यादा ताकत वाला। तो उसको सिस्टम को दोस्तों खरीदा है, दोस्तों उसको ठेके पर दिया है। किसको दिया है? टॉनबो इमेजिंग नाम की कंपनी है बेंगलुरु की, कि ड्रोन आया उस पर इससे मारी दोस्तों माइक्रोवेव, और ड्रोन हो गया एकदम खल्लास। नेक्स्ट, आई, भारत की पहली चालक रहित हवाई ट्रेन की योजना किस हवाई अड्डे ने बनाई? बताइए, ये भी आपका थंबनेल के ऊपर क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान दिया हो थंबनेल को। तो भैया जो भी बच्चा नया है फिर से बता दो बेटा, हमारी क्लास होती है संडे टू फ्राइडे। सैटरडे को आपका भाई दोस्तों ऑफ लेता है, संडे को मैंने कहा हम क्लास ले लेते हैं, हफ्ते में वही बात है, एक डे ऑफ जरूरी होता है। पेपर आता है तो हम ऑफ भी नहीं लेते हैं, है ना। चलिए, तो भैया संडे टू संडे वीकली होगा, मंडे टू फ्राइडे हम बाकी पढ़ेंगे, सैटरडे छुट्टी, संडे वीकली, मंडे टू फ्राइडे ऐसे। चलिए, इसका जवाब क्या हो जाता है? पहली ड्राइवर रहित ट्रेन भैया ये आई है दिल्ली एयरपोर्ट। कौन सा है दिल्ली एयरपोर्ट? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, 2028 बोला, 27 तक नहीं तो 28 तक नहीं तो 29 तक वही सरकारी काम बन जाएगी।
2000 से 4000 करोड़ लग जाएंगे, मतलब 2000 4000 में फर्क नहीं समझ रहे इनको, दुगना कर दिया, लेकिन बोला कि 2 से 4 लग जाएंगे, पैसा बहुत है। नेक्स्ट, सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट है। तो राज्यसभा के अंदर याचिकाएं आती हैं, पिटीशन कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो कोई भी तरह की शिकायत हो या फिर कोई सजेशन हो, सलाह हो, उसके लिए कमेटी बनाई है, 10-12 मेंबर हैं। उस कमेटी का हेड किसे बनाया है? तो इस कमेटी का हेड बनाया है चड्डा को, राघव चड्डा को। कह रहे अब आए ही हो आम आदमी पार्टी छोड़कर 6 लोगों को साथ लेकर, तो चलो कुछ कुछ तो दे दे तुमको, तुमने आम आदमी पार्टी जो खाली कर दी। तो भैया ध्यान रखेंगे, सीपी राधाकृष्णन हमारे भारत के 16वें उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, चलिए, हाल ही में खोजी गई 3200 साल पुरानी बस्ती हजारीबाग में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों 3200 साल पुरानी एक बस्ती मिली है, वहां पर गौतम बुद्ध, शिवा, ब्रह्मा, विष्णु, इन गणेशा की मूर्तियां मिली हैं। एक बहुत पुराना सांची स्तूपा है, जैसे जैसे स्तूपा होते हैं दोस्तों बुद्ध धर्म में, वो एक स्तूपा भी मिला है। तो 3200 साल पुरानी एक बस्ती मिली है हजारीबाग में। कहां है हजारीबाग? झारखंड में है हजारीबाग, झारखंड में। ये रही बेटा मूर्तियां, ये देखो, ये सभी मूर्तियां। और जो भी बच्चा, फिर से बोलो, जो पहली बार पढ़ रहा है मेरी क्लास में आके, उसे मैं एक ही सजेशन दूंगा, डेली आओ क्लास में, तभी फायदा है। और अगर आप पहली बार आए हो तो भैया थ्योरी जरूर पढ़ लें। मोटी मोटी चीज मैंने आपको बता दी, अंदर भी वही है, उस चीज को डिटेल में है। उनमें सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दी है। आप उसको डिटेल में जानना चाहते हो कि सर अच्छा कौन कौन सी मूर्ति एग्जैक्टली बताओ मेरे को। सर गौतम बुद्ध के साथ तारा, मरीचि, अवलोकितेश्वरा की भी मूर्ति मिली है, ये मेरे को आपने बताया नहीं सर। ये पढ़ना चाहते हो अपने आप पढ़ना, पेपर में नहीं आएगा, पेपर में इतना ही आएगा हजारीबाग कहां है, ये रहा स्तूपा। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव अनुसंधान के लिए चैंग ई 7 चंद्र मिशन की योजना कौन सा देश बना रहा है? तो भैया चांद के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहला देश था इंडिया, जब हम चंद्रयान 3 हमने लैंड करवाया था 23 अगस्त 2023 को। अब चाइना वहां पर भेज रहा है अपना मिशन, मिशन का नाम क्या है? चैंग ई 7। इस मिशन का काम होगा वहां जाकर ढूंढना कि भैया वहां पर पानी और बर्फ है, पानी और बर्फ की खोज करना काम है दोस्तों इस मिशन का। पाकिस्तान भी दोस्तों चाइना के एक मिशन के तहत रोवर भेजेगा। अब जैसे हमारा जब चंद्रयान 3 लैंड हुआ, लैंडर का नाम था दोस्तों विक्रम, उसमें से जो गाड़ी निकली, गाड़ी का नाम था दोस्तों प्रज्ञा। उसी तरह अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भैया मैं भी अमेज़न तो नहीं, अलीबाबा से ऑर्डर करके एक रोवर भेजूंगा। चाइना, पाकिस्तान चाइना के थ्रू रोवर भेजेगा। तो किस मिशन के तहत? चैंग-ई 8 के तहत। दो चैंग-ई, सॉरी माफ कीजिएगा, नहीं 8 ही है ना, 9 थोड़ी है। चैंग-ई 8 के तहत दोस्तों रोवर भेजने वाला है पाकिस्तान। ये देखिए पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा। अच्छा, जैसे इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम इसरो है, पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सुपार्को। इस चीज का ध्यान रखेंगे, सुपार्को हो जाती है दोस्तों पाकिस्तान की। नेक्स्ट, चीन का इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस वर्ष से शुरू करने की योजना है? तो चीन भैया बस्ती बनाना चाहता है वहां पर, कह रहे वहां पर ही रह के मैं रिसर्च करना चाहता हूं। इंसान भेज देगा 2030 तक, सोचा है चाइना ने। आज तक सिर्फ रशिया और यूएसए ने भेजे हैं इंसान, इन्होंने और किसी देश ने नहीं भेजे। हम भी गगनयान के तहत अंतरिक्ष में भेज रहे हैं, चांद पर नहीं उतार रहे। तो भैया ये चांद पे उतार देंगे 2030 तक, और बस्ती बसा देंगे 2031 तक। जैसे मैंने बोला, क्रू उतार देंगे, लोग उतार देंगे 30 तक, और बस्ती बसा देंगे दोस्तों 2031 तक। नेक्स्ट, किस भारतीय सेनाधिकारी को वर्ष 25 के लिए संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार दिया गया? ये भी दोस्तों थंबनेल के ऊपर है सवाल, बताइए जवाब क्या होगा इसका। चलिए, तो दोस्तों तीसरी भारतीय है ये, जिन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, तीसरी भारतीय। पहली भारतीय का नाम था दोस्तों मेजर सुमन गावनी, दूसरी भारतीय का नाम था दोस्तों राधिका सेन। राधिका सेन को मिला था 2023 में। और अब तीसरी भारतीय मिली है, इनका नाम हो जाता है अभिलाषा बराक। तो ध्यान रखेंगे, भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन का यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय बनी है। चलिए, तो मेजर अभिलाषा बराक यूनाइटेड नेशन की ओर से कहां पर सेवा निभा रही हैं? चलिए बताइए, कहां पर सेवा निभा रही हैं भैया अभिलाषा बराक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से? तो दोस्तों ये सेवा निभा रही है अभिलाषा बराक लेबनान के अंदर। ध्यान रखेंगे, लेबनान में ये है अभिलाषा दोस्तों। जैसे मैंने बोला, सुमन गावनी, राधिका सेन। सुमन को मिला था 19 में, राधिका को मिला था 23 में, और अब इनको मिला है दोस्तों इस साल। नेक्स्ट,
तो वही सवाल है, कौन से नंबर की बनी है दोस्तों? तीसरी बनी है, थर्ड बनी है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है भैया, भारतीय सेना की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट महिला, वो भी अभिलाषा बराक ही है। भारतीय सेना की आर्मी की पहली लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, वो भी अभिलाषा बराक है, हेलीकॉप्टर पायलट। नेक्स्ट चलिए, बोमकाई बुनाई पुनरुद्धार अभियान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो एक ना गांव है बोमकाई, तो वहां पर ना कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई, तो एक तरह की कढ़ाई है, जैसे कांजीवरम साड़ी कितनी फेमस है, वो जगह है कांजीवरम, उसी तरह बोमकाई की कढ़ाई वाली साड़ियां भी बहुत फेमस है। बोमकाई एक गांव है, तो वो वाली अब कला है, वो कह रहे वो गुम होती जा रही है, सरकार कह रही है, स्टेट ने बोला कि नहीं हम उसको फिर से पुनर्जीवित करेंगे। तो कौन करेगा? उड़ीसा करेगा, ध्यान रखेंगे, बोमकाई है गांव वहां पे। नेक्स्ट चलिए, आरबीआई ने 25-26 के लिए भारत सरकार को कितने रिकॉर्ड लाभांश को मंजूरी दी? तो दोस्तों आरबीआई जितनी कमाई करता है, कमाई के बाद आरबीआई के पास जितना बकाया पैसा बचा होता है, वो सारा पैसा भारतीय सरकार को ट्रांसफर कर देता है। और आरबीआई के अपने इतिहास में जब से आरबीआई बना है आज तक आरबीआई ने इतना बड़ा अमाउंट भारतीय सरकार को ट्रांसफर नहीं किया। इस बार का सबसे बड़ा अमाउंट था ये कितना है? 2,87,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया है। कुल कमाई पता कितनी थी आरबीआई की? कुल कमाई थी आरबीआई की दोस्तों 3,96,000 करोड़। उसमें से 1,09,000 करोड़ साइड में रख दिए, उसे कहा इन्होंने रिस्क बफर, रिजर्व में रख दिए वो, कि भैया अगर देश पर खतरा आ गया पैसा होना चाहिए। तो इसमें से ये काटा, बाकी बचा 2,87,000 करोड़, वो भैया मोदी जी की जेब में, मतलब भारतीय सरकार, मोदी जी ही है भारतीय सरकार, बहुत इंडियन गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहे हमारे दोस्तों 26वें आरबीआई गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट, तो ये जो डिसीजन लिया गया था आरबीआई की कौन सी मीटिंग में लिया गया था? आरबीआई की कोई भी मीटिंग होगी उसकी अध्यक्षता भैया आरबीआई गवर्नर ही करेगा, संजय मल्होत्रा। तो ये मीटिंग दोस्तों कौन से नंबर की मीटिंग थी? करिए कोशिश। तो ये थी भैया 623वीं मीटिंग। अब ये भैया सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते आप अगर आप क्लास ना आए हो। मैं वही बच्चों पर हैरान होता था, बच्चे कहते थे पहले सीधा सर एमसीक्यू लेकर आओ, कह रहे वो वाले सर वो वाली मैडम सभी एमसीक्यू लेकर आते हैं, आप पता नहीं थ्योरी क्यों लेकर आते हो। मैंने कहा तुम सीधा आके तुक्के कैसे मार सकते हो? पहले आओ थ्योरी पढ़ो, अगले दिन एमसीक्यू करो। यही तो लॉजिक तो यही कहता ना, आते ही सुबह सुबह सोचो तुक्के मारने शुरू हो जाते हैं बच्चे। पर चलिए जैसा चल रहा है, बस आपके लिए मैं बता रहा हूं, क्लास में अगर आप रेगुलर आ रहे हो ना, आपको एक हफ्ते में समझ आ जाएगा कि सर मजे आ गए, सब याद है मेरे। जो जो बच्चे हमारे रेगुलर है बेटा, कमेंट में प्लीज, आज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, कमेंट में जरूर लिखना कि हाँ सर याद था, तभी बाकियों को पता लगेगा। और लाइक जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना? तो दोस्तों भारतीय सरकार ने साल 2023 में अनाउंस किया कि हम एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाएंगे। 2024 में दोस्तों हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, और इस साल 2026 में हम इसका पहला सम्मेलन की मेजबानी करने वाले थे नई दिल्ली में। लेकिन अब दुनिया भर में कहीं इबोला वायरस, कहीं हांटा वायरस, कुछ कुछ आ रहा है, उसकी वजह से हमने अभी इसको पोस्टपोन कर दिया। इसके तहत दोस्तों 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी होती हैं? शेर, लायन, टाइगर, बाघ, स्नो लेपर्ड, बर्फीला तेंदुआ, लेपर्ड, तेंदुआ, चीता को तो चीता ही कहते हैं, ये 5 हैं भारत में। इसके अलावा पूमा इंडिया में नहीं है, इसके अलावा जैगुआर इंडिया में नहीं है। ये 7 बिल्लियों की बचाने के लिए, कि इनकी संरक्षण करते हैं यार, इनको बचा के रखते हैं, इसके लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इंडिया ने ही दोस्तों स्टेप उठाया था। तो दोस्तों इस बार उसका 26वां मेंबर बना है सऊदी अरब। बहुत इंपॉर्टेंट बातचीत, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कितनी बिल्ली की प्रजातियां हैं? 7 प्रजातियां हैं। ये रही लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर, लेपर्ड, पूमा और स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट, तो भैया भारत कहां करेगा? अभी तो पोस्टपोन हुआ है, नई दिल्ली में करेगा। अभी पोस्टपोन हो गया दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, होगा जरूर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट, खोराज में एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क दोस्तों किस शहर के पास बनाया गया? तो दोस्तों गुजरात में एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया गया। तो होता क्या था, प्राइवेट कंपनियां हर बात पर जाकर इसरो पे पहुंच जाती थी, बेंगलोर में, श्रीहरिकोटा पहुंच जाती थी आंध्र प्रदेश में, कि भैया हमारा थोड़ा सा रॉकेट भिजवा दो यार, थोड़ा सा यार, मतलब ये वाला काम। अरे सर ये पेंच जो है ना, ये पेंच मिल नहीं रहा, फिर इसरो वाले पेंच देते थे। तो इन्होंने प्राइवेट कंपनियों के लिए बोला कि तुमको कुछ भी बनाना है, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आपको जुगाड़ चाहिए, उसके लिए हम आपके लिए खोल रहे हैं। कहां पर खोल रहे हैं भैया? अहमदाबाद के पास
खुराज जगह है गुजरात में, वहां खोल रहे हैं। इसके अलावा बोला कि भैया अब स्पेस व्हीकल बनाना है, उसके लिए कह रहे बार बार पहुंच जाते हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, कह रहे हम चंद्रयान 4 पे काम करें कि तुम्हारी प्राइवेट कंपनी पर। तो इसरो ने बोला कि तुम्हारे लिए हम अलग से खोल दे रहे हैं। तो स्पेस व्हीकल क्लस्टर भी खोला जा रहा है कि थूथुकुड़ी में। कहां पर पड़ता है थूथुकुड़ी? तो थूथुकुड़ी पड़ता है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। तो ध्यान रखेंगे, 2 स्पेस फैसिलिटियां बनाई हैं जिनको कहा जाता है कॉमन टेक्निकल फैसिलिटीज, यानी कि सामान्य तकनीकी सुविधा जो सभी को चाहिए होती है। तो एक स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाया है अहमदाबाद गुजरात में खोराज के पास, दूसरा स्पेस व्हीकल क्लस्टर बनाया है थूथुकुड़ी तमिलनाडु के पास, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, और इसे बना कौन रहा है? इनस्पेस। इनस्पेस की फुल फॉर्म बता दो इसी बात पे। इसको बना रहा है इनस्पेस। इनस्पेस की फुल फॉर्म क्या है? तो भैया इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इसरो जब भी कोई प्राइवेट कंपनी के साथ बात करता है तो इसरो अपने आप नहीं करता, इसरो ने उसके लिए एक कंपनी खोल दी है जिसका नाम है इनस्पेस। अब मान लो कल आपको अपनी सैटेलाइट बनानी है, आपको बोलते हैं यार इंटरनेट नहीं चलता यार, है ना, प्रॉब्लम होती है, डेटा खत्म हो जाता है, आप पहुंच गए इसरो के पास, इसरो को बोला कि मेरे को सैटेलाइट चाहिए, इसरो आपको बोलेगा नहीं हम नहीं बनाएंगे, इनस्पेस पे जाओ, हमारा ही बच्चा है मेरा, ये बच्चा अपना, ये बच्चा बनाएगा, तो ये बनाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट, क्वाड विदेश मंत्रियों की 2025 बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को कहा जाता है दोस्तों क्वाड, और इस बार इनकी जो विदेशी मंत्रियों की बैठक हुई वो भारत में हुई। तुक्का मारो कहां पर हुई? नई दिल्ली में हुई। बहुत सिंपल, ज्यादा दोस्तों घुसने की जरूरत नहीं है। कौन सा देश इनमें से मेंबर नहीं है क्वाड का? रशिया नहीं है, क्योंकि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है। नेक्स्ट, चलिए भैया 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो पहली बार हुआ किसी ने दोस्तों 100 मीटर दौड़ी है दोस्तों 10.10 सेकंड के अंदर। बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं, पता है ना आपको कि 10.09 सेकंड के अंदर 100 मीटर का ये सफर पूरा कर लिया। कौन है ये है भैया जालंधर पंजाब से गुरिंदर वीर सिंह। जालंधर पंजाब से गुरिंदर वीर सिंह। ये तो भैया कितने समय में किया? 10.09 सेकंड्स। पूरा इंस्टाग्राम, पूरा सोशल मीडिया इससे भरा हुआ था, है ना। नेक्स्ट, चलिए गुरिंदर वीर के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 एशियन गेम्स में कौन क्वालिफाई कर गया? तो इस बार भैया कॉमनवेल्थ गेम्स भी है। कॉमनवेल्थ का है 23वां एडिशन। कहां पर? ग्लासगो करके जगह पड़ती है। ग्लासगो कहां पड़ता है? ये पड़ता है स्कॉटलैंड में। और इस बार एशियन गेम्स भी है जो हमने पढ़ लिया, इसका 20वां एडिशन है, ये है एची नगोया जापान में। तो भैया गुरिंदर वीर के साथ क्वालिफाई कर लिया है अनिमेश कुजूर ने, ये मिस्टर अनिमेश। नेक्स्ट, चलिए देव मीणा और कुलदीप कुमार ने पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में कितने मीटर का संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ये ना नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी, 29th नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप हुई दोस्तों, ये रांची झारखंड में हुई। यहीं पर गुरिंदर वीर ने भी रिकॉर्ड बनाया और यहीं पर देव मीना और कुलदीप ने भी रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने बनाया पोल वॉल्ट में। तो कितना रिकॉर्ड बना दिया? एक रिकॉर्ड वो सेम कर दिया, 5.45 मीटर की छलांग लगाई है दोस्तों दोनों ने। अगला सवाल वही है, कहां पर हुई? रांची में हुई। नेक्स्ट, चलिए फाइनेंशियल ईयर 2026 में 100 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? इसी कंपनी ने इस साल में 10 बिलियन डॉलर का मुनाफा भी कमाया है। प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब के खर्चे निकालने के बाद, और खर्चे मिला लो तो 120 बिलियन डॉलर का दोस्तों इनका गल्ला था। गल्ला कह देते हैं हम, 120 बिलियन डॉलर का दोस्तों गल्ला था। सुबह बैठे थे दुकान पे, रात को बैठे, गल्ला कितने का हो? उसी तरह 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का गल्ला था इनका, 120 बिलियन डॉलर को पार किया था। 124 बिलियन डॉलर का गल्ला था, और ये था भैया रिलायंस का। 10 बिलियन डॉलर का तो प्रॉफिट था, कमाई थी। इतनी बड़ी कमाई है ये कि भैया टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनी, इन तीनों का मुनाफा मिला भी लो ना, फिर भी इनका ज्यादा मिलेगा रिलायंस का। नेक्स्ट, कौटिल्य और क्यू फोर्स नाम के एआई प्लेटफॉर्म किसने विकसित किए? तो ये प्लेटफॉर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जैसे कि घर में नहीं होता आपके, कितनी दाल बची है, कितना नमक, कितना आटा, है ना, उसी तरह इंडियन आर्मी ने रखा है इसके लिए कि भैया कहां पर हथियार बचे हैं, कितने हथियार बचे हैं, कहां की रेजिमेंट को कहां बुलाना है, किधर भेजना है, इस सभी के लिए रखा है कौटिल्य और क्यू फोर्स। आइए नेक्स्ट, इससे पहले भी दोस्तों जब ऑपरेशन सिंदूर था तब भी हमारी भारतीय सरकार ने एआई यूज किए थे।
एआई का नाम था ईसीएएस और त्रिनेत्र। बताइए अब किस प्रोजेक्ट के तहत किए थे? ऑपरेशन तो सिंदूर कहते हैं, लेकिन जिसके तहत ये एआई इस्तेमाल किए गए थे, ईसीएएस और त्रिनेत्र, 3 आंख। बताइए, उसी को पता है ना जवाब, ये जो क्लास में आया है। बाकी तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अगड़म बगड़म तिगड़म चल रहा है। और प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट संजय, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की पहली फ्री डाइविंग टीम विश्व एपनिया चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए किस शहर में जाएगी? तो भैया ये भी अजीब अजीब से खेल चल गए हैं। पानी के नीचे जाकर कौन ज्यादा देर तक सांस रोक के रखता है, ऐसी स्पर्धा है भैया ये। तो भैया पहली बार एक टीम जा रही है इंडिया से, 2 लड़के 1 लड़की हैं, ये जा रहे हैं हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में कौन कौन जा रहा है? बहन जी का नाम है अर्चना, भाई साहब का नाम है अक्षय, भाई साहब का नाम है वचन। तो अर्चना, अक्षय और वचन जा रहे हैं भैया बुडापेस्ट हंगरी में एपनिया चैंपियनशिप में दोस्तों भाग लेने के लिए, वर्ल्ड एपनिया चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। आइए नेक्स्ट, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? ये अगर आप क्लास लगाई हो, हम बहुत हंसे थे इस पर। डिजिटल जल का क्या मतलब है? मतलब आगे से अगर कोई शादी में आ रहा है, घर आ रहा है, भैया पानी चाहिए, तो उसको व्हाट्सएप पर पानी का गिलास भेज दे। पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जबरदस्ती हर जगह पर एआई घुसाना है। कहते हैं हम एआई से पूछेंगे पानी का सही इस्तेमाल कैसे करें। तुमको पता नहीं है कैसे करें पानी का सही इस्तेमाल। बट फिर भी चलिए, अब सवाल बना है भैया, पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल पानी का सम्मेलन है, तो ये हुआ बेंगलुरु। ठीक है, किस किसने करवाया? बेंगलुरु वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड ने इलेट्स टेक्नोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के साथ मिलकर इस सम्मेलन को करवाया। नेक्स्ट, चल, यूनेस्को ने किस किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार के रूप में मान्यता दी? बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के अंदर, मैं जिले का नाम भूल रहा हूं, तो उस किले को दोस्तों लगभग 36 किलोमीटर लंबी ये दीवार है, निरंतर दीवार है, कंटिन्यूअस। दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो आपको पता है दोस्तों 21,196 किलोमीटर लंबी है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब तो टूट टाट गई है, अब 8800 किलोमीटर के लगभग बची है वो। और इंडिया में आई है, यूनेस्को ने बोला है दूसरी सबसे लंबी, ये है कुंभलगढ़ का किला, राजस्थान का। तो कुंभलगढ़ का किला भैया कौन से जिले में पड़ता है? राजस्थान के, जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार है। चलिए कुंभलगढ़ का जिला कहां पड़ता है? तो भैया कुंभलगढ़ का जिला पड़ता है राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ जिला कहां पड़ता है? कुंभलगढ़ किला कहां पड़ता है? राजस्थान के राजसमंद जिले में। 36 किलोमीटर लंबी यह दीवार हो जाती है। राणा कुंभ ने इसको बनाया था। मंदन नाम का दोस्तों आर्किटेक्ट हुआ करता था। और जैसे मैंने आपको बताया सबसे लंबी 21,196, अब तो केवल 8800 किलोमीटर के लगभग ये रह गई है। आई, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोजेक्ट जीरो किस राज्य ने शुरू किया? कि भैया आपके साथ में कोई भी करप्शन करता है, कोई भी भ्रष्टाचार करता है, आप उसकी कंप्लेंट सीधा विजिलेंस ब्यूरो से कर दो। बीच में पुलिस को लाने का इच नहीं है, सीधा पुलिस नहीं, सीधा विजिलेंस से कर देनी है कंप्लेंट। बताइए भैया, सीधा ही विजिलेंस से कंप्लेंट कर देनी है। बताइए, तो भैया ये करी है दोस्तों वीडी सतीशन, जहां के मुख्यमंत्री हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जहां के गवर्नर हैं केरल। आइए नेक्स्ट, 12.6 अरब वर्ष पुराने लोकटक प्रोटोक्लस्टर नामक आकाशगंगा प्रोटोक्लस्टर की खोज किसने की? प्रोटोक्लस्टर क्या होता है? गैलेक्सी पर समझते हैं हम, गैलेक्सी जिसमें जैसे धरती भी किसी गैलेक्सी में, मिल्की वे में कह देते हैं हम। तो भैया गैलेक्सियों का गुच्छे को कहा जाता है प्रोटोक्लस्टर। तो एक भारतीय साइंटिस्ट ने ऐसा ही गैलेक्सियों का गुच्छा ढूंढा है, प्रोटोक्लस्टर, जिसको उन्होंने नाम दे दिया है लोकटक। लोकटक किस पर रखा है आपको पता है? लोकटक झील है, जहां पर हमारा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है इकलौता, कीबू लमजाओ नेशनल पार्क, मणिपुर में। तो ये मणिपुर का लौंडा है दोस्तों रोनाल्डो लैशराम, इसने दोस्तों लोकटक प्रोटोक्लस्टर नाम दिया है। तो जैसे बोला आपको, लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में है। रोनाल्डो कहां से है? मणिपुर से है। ये है दोस्तों लोकटक झील, और ये लोकटक झील जैसा दिखने वाला गैलेक्सियों का गुच्छा। नेक्स्ट, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने डांडेवाला फील्ड में नई प्राकृतिक गैस खोज की दोस्तों घोषणा की। ये दोस्तों किस राज्य में है? तो भैया गैस मिली है भारत में। बहुत खुशखबरी की बात है आज की डेट में तो भैया, क्योंकि जैसे आपको पता है गैस के पीछे हम कितने पगलू हुए पड़ते हैं, हमको मिलती नहीं दोस्तों। एलपीजी की दोस्तों संकट कितना ज्यादा था। देखो दिक्कत घूम फिर के वही है कि यार हम ना तो तेल बनाते हैं, हम ना ही गैस बनाते हैं, हमारे देश में ना ही ज्यादा सोना मिलता है, तो हमको ये सभी चीजें ना इंपोर्ट करनी पड़ती हैं।
तो इंडिया में सबसे ज्यादा क्या निर्यात किया जाता है, सॉरी आयात किया जाता है, क्या इंपोर्ट किया जाता है? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। उससे पेट्रोल बनता है, उससे फिर डीजल बनता है, सीएनजी, एलपीजी सब उससे बनती है। फिर दूसरे नंबर पर हमसे सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं भैया सोने को। ये थोड़ा सा इशू रहता है हमारा। अब जब भी गैस मिलती है खुशी की बात रहती है, तो ऑयल इंडिया ने ढूंढी है, डांडे वाला कहां है? राजस्थान में। आइए नेक्स्ट, बस खत्म होने वाली है क्लास। अगर कोई सोच रहा हो कि शुरू हो रहे तो बहुत होगा, वीकली रिवीजन है यार, मैं तो थ्योरी नहीं करवा रहा, अभी तो वीकली रिवीजन है ये। चलिए, रेलवे द्वारा उद्घाटन किए गए एचआर एक्सीलेंस सेंटर का नाम क्या है? तो भैया एचआर ह्यूमन रिसोर्स, फिर से रेलवे अपने एम्प्लॉइज को दोस्तों करेगा, हाँ तू कब आया था, कब गया था, तेरी छुट्टी कहां पर भेजना है, कहां पर कम कर चाहिए लोग, कहां ज्यादा चाहिए लोग, उस सभी को अब एआई से, मशीन लैंग्वेज से करा जाएगा। तो इस सेंटर का नाम रखा है एआई, मशीन लैंग्वेज वाला दोस्तों। ये जो सेंटर फॉर एचआर एक्सीलेंस है, चिराग। चिराग की फुल फॉर्म बड़ी खतरनाक है, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन, CHI सिस्टम रिसर्च से RAG, सेंटर फॉर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसर्च एंड एनालिटिक्स इन गवर्नेंस, ये हो जाती है चिराग की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, चलिए, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय किस शहर में खोला गया? भैया प्राइवेट म्यूजियम खोल लिया, बताइए। शिवरमन है बंदे का नाम, शिवारमन। तो कहता मैं दशकों से काम कर रहा हूं, मैंने मॉडल तैयार किए हैं इंसानी शरीर के, बच्चा कैसे बड़ा होता है, हमारे फेफड़े, हमारी किडनी, हमारी गॉल ब्लैडर, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर कैसा होता है, तो मैं उसको दिखाना चाहता था लोगों को। तो भैया उल्लूर करके जगह है केरल के थिरुवनंतपुरम में, वहां पर दोस्तों ये भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम खोला है। किसने? शिवरमन ने। कहां पर खोला है? उल्लूर, थिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, चलिए बेटा बस खत्म होने वाली है क्लास, ज्यादा नहीं बचे। अच्छा बचे तो काफी हैं। मुझे लगा था ज्यादा नहीं बचे। अरे बाप, अरे चलिए, मतलब ऐसा लगा लो आप 15 मिनट और होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 15 मिनट्स मोर, जोर लगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स। 280 स्लाइड पर हम आ गए हैं और 337 स्लाइड्स हैं, फिर तो ज्यादा नहीं बची अब तो। चलिए, इसका जवाब क्या है भैया? भारत का शेयर बाजार, भैया 4.95 ट्रिलियन डॉलर के शेयर बाजार मूल्य के साथ किस देश ने भारत को पीछे छोड़ दिया? तो भैया भारत अब 6ठे नंबर पर आ चुका है। 5वें पर कौन आ गया? तो भैया 5वें पर आ गया है ताइवान। भारत का कितना है मार्केट? भारत का है शेयर मार्केट 4.92 ट्रिलियन डॉलर। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका, कितना? 57 ट्रिलियन डॉलर। भैया आसपास भी कोई नहीं है। अगर हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इनको मिला भी देना, फिर भी हम इसके बराबर नहीं पहुंचते, इतना बड़ा देश है अमेरिका। नेक्स्ट, अरे सवाल ही वही था यार, अमेरिका। चलिए, जापान में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर 24 घंटे एशिया और ओशियाना चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भैया ये भी 24 घंटे दौड़ने की कोई चैंपियनशिप है, अजीब सी चैंपियनशिप होने लगी है जापान में। तो उसमें ना 4 टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है आदमियों की टीम का टूर्नामेंट, एक होता है आदमियों का सिंगल टूर्नामेंट, एक होता है औरतों की टीम का टूर्नामेंट, और एक होता है औरतों का सिंगल टूर्नामेंट। तो आदमियों की टीम में भारत जीत गया गोल्ड। आदमियों के सिंगल में हमने गोल्ड भी हमारा, सिल्वर भी हमारा, ब्रॉन्ज भी हमारा, और औरतों की टीम में हमारा ब्रॉन्ज। औरतों में सिंगल में हम कुछ नहीं जीते। तो टोटल हमारे पास इस बार आए 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज समेत टोटल 5 मेडल हमारे पास आए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब याद क्या रखना है कि सर हमारा जो ये इकलौता गोल्ड मेडल है सिंगल्स में, ये किसने जीता? तो अमर सिंह देवांडा नाम के दोस्तों एथलीट हैं, इन्होंने जीता जी। अरे बढ़िया लग रही है क्लास के नहीं? भैया लाइक जरूर कर देना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो, पता, पढ़ के चले जाते हो, थैंक यू कर देते हो, लाइक नहीं करते हो तुम, लाइक कर दो यार। नेक्स्ट, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा स्थगित 2026 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप मूल रूप से किस देश में आयोजित होने वाली थी? तो ये मिडिल ईस्ट में कहीं होनी थी। वहां पर कह रहे अब आतंकवादी खत्म, सॉरी हमले ही नहीं खत्म हो रहे, युद्ध नहीं चला जा रहा है। अब कहते हैं हम करवा दें। अब होता क्या है, अमेरिका इजराइल मिसाइल फेंकता है ईरान पे, ईरान अब अमेरिका पे तो फेंक नहीं सकता, ईरान पहले एक मिसाइल फेंकता है इजराइल पे, दूसरा यूएई पे फेंक देता है, कभी बहरीन पे फेंक देता है, कभी लेबनान पे फेंक देता है। वो था कि तू मेरे मारेगा मैं तेरे दोस्त के मारूंगा, वो कर रहा है। तो ये होनी थी कहां पर? बहरीन में। लेकिन जो दोस्तों अब उसकी जो करवाने वाली बॉडी है, जैसे क्रिकेट की आईसीसी, फुटबॉल की फीफा, वैसे ही
रेसलिंग की होती है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। इन्होंने बोला कि कर दो यार इसको, अब देखते हैं। अक्टूबर में होनी थी वैसे तो, बट पहले ही कर दिया पोस्टपोन। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये कब स्थापना हुई थी? इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है अनंत कुमार। तो भैया इसकी स्थापना हुई थी साल 2005 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला सवाल वही है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, क्योंकि इन्होंने अंकित और जयेश पटेल नाम के 2 एथलीट्स को बैन किया था। अभी जहां पर गुरिंदर वीर और देव मीना और कुलदीप कुमार ने रिकॉर्ड नहीं बनाए, वहीं पर ये खेले थे। अंकित 3rd आया था, जयेश 5th आया था क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में, और इन्होंने मान लिया कि हाँ हमने मेलोडोनियम नाम का, दोस्तों मेल्डोनियम नाम का कोई पदार्थ लिया था अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट, चलिए 5वीं एशिया कप ब्रिज चैंपियनशिप किस राज्य में खेली जाएगी? दोस्तों ताश खेलते हैं ये, पता नहीं ताश ऐसे लिखते हैं या ताश ऐसे लिखते हैं, समझ जाओ। ताश की चैंपियनशिप है, 4 साल में एक बार होती है, 5वां एशिया कप है ब्रिज का। ब्रिज क्या है? जैसे रम्मी खेलते हैं ताश में, वैसे ही ये ब्रिज है गेम। तो भैया ये होने वाली है गोवा में, गोवा में खेला जाएगा 5वां एशिया कप ब्रिज का। नेक्स्ट, इटली के जेनिक सिनर ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया? वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट फटाफट करते हैं, चलिए। तो भैया इटली के जेनिक सिनर ने हराया नॉर्वे के कैस्पर रूड को, नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन का खिताब जीत लिया। उसी तरह लड़कियों में अगर हम बात करें तो लड़कियों में जीती है यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना। तो भैया ये एलिना स्वितोलिना ने किसे हराकर इटालियन ओपन जीता? बेटा आपको जवाब आता है, अब तक तो आ गया होगा ना, ऑप्शन बार बार 4 बार पढ़ के थोड़ी, अब तो तुक्का ही मारोगे, है ना। तो अमेरिका की कोको गॉफ को हराया है। किसे हराया है? अमेरिका की कोको गॉफ को। नेक्स्ट, भारत ने एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल समेत टोटल 10 मेडल जीते। तो ये चैंपियनशिप कहां हुई थी? तो इस चैंपियनशिप में भैया भारत में 44 साल के बाद हुई थी। इससे पहले ये चैंपियनशिप दोस्तों 1982 में नई दिल्ली में हुई थी। अब जाकर दोस्तों 44 साल बाद गुजरात के गांधीनगर में ये चैंपियनशिप हुई थी, और भारत का यहां पर 11वां स्थान रहा, जहां भारत ने 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, चलिए चलिए, इकलौता सिल्वर है ज्ञानेश्वरी यादव का, ज्ञानेश्वरी यादव का। चलिए, टॉप किसने किया? सबसे ऊपर कौन रहा? शिखर पर कौन रहा? सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते? तो भैया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते चाइना। कितने? 21 गोल्ड मेडल, 12 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज समेत टोटल 41 मेडल जीते हैं। ओ माय गॉड, थोड़ी देर खड़े हो जाए, थक गया मैं बैठे बैठे। मजा आ रहा है आपको कि नहीं? संडे टू संडे वीकली रिवीजन होती है हमारी। चलिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा, ये इनका मैस्कॉट है, मोर है, पीकू द पीकॉक। आइए